Get ready, students, for hunt. The problem hunter. तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम अपने अगले टॉपिक में मूव करते हैं बच्चों, यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने चार्ज की जो डेफिनेशन लिख रखी है ये करंट के बेसिस पर है, ठीक है बच्चों। जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से हम चार्ज को डिफाइन करेंगे, चार्ज के डेफिनेशन को, 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक में मूव करते हैं बच्चों, यूनिट्स ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ करंट की डेफिनेशन यूज करके हम जानते हैं करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी, देन Q इक्वल्स टू I इंटू टी, है ना। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को, एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिर से याद रखिए बच्चों कि हम यहाँ पर 1 कूलम को जो डिफाइन कर रहे हैं ये करंट की डेफिनेशन को यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो फिर से वहाँ पर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 1 कूलम को डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उस दौरान जितना चार्ज एक्चुअली फ्लो कर रहा है या जितना चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये एक डेफिनेशन है, और भी चार्ज का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। 1 कूलम को हम कूलम्स लॉ के बेसिस पे फिर से डिफाइन करेंगे। बच्चों एक बात समझ लीजिए, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ की कई सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ की मोर देन 1 डेफिनेशन हो सकती है, बस उसका बेसिस हमें क्या लेना है उसके हिसाब से डेफिनेशंस चेंज करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ऐसा यूनिट हम बोल सकते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है। डेफिनेशन से हमने चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम माना। CGS यूनिट को हम स्टैट कूलम भी कहते हैं, या ESU को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं चार्ज का। ये CGS यूनिट है चार्ज का, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला भी एज इट इज क्लियर ही है ना। एम्पियर और सेकेंड था तो एम्पियर के लिए A और सेकेंड के लिए T, तो A इंटू टी, ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब हम जिस टॉपिक में मूव करने जा रहे हैं बच्चों, ये हमारे इंट्रो 3 पार्ट का आखिरी टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब तक हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा उस पर रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसमें ये जो हम अब पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। किसी भी न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, पहले ही बता चुका हूँ इन सब चीज़ों को हम, ठीक है। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी को किस किस तरह से हम, कितने मोड्स से हम उसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ तरीके लिख रखे हैं। ये 3 तरीके होते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बच्चों ये तीनों पॉइंट ही अपने आप में बहुत वास्ट हैं। मैं जानता हूँ इसे लगभग हर बच्चा स्किप कर देता है, मैं जानता हूँ इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग, लेकिन इससे रिलेटेड हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। इसीलिए टॉपिक उतना भी इजी आप नहीं कह सकते, या उतना भी स्किप करने लायक नहीं है जितना हम आराम से इसे स्किप कर देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो इसी टॉपिक पे एंड हो जाएगा, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ऑल इंट्रो 1, 2 एंड 3 वीडियोज़। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट, जो कि पॉइंट नंबर 1 है, चार्जिंग ऑफ मोड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को तो बच्चों हम अच्छे से समझते हैं। फ्रिक्शन मीन्स जब 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन, यानी घर्षण, ठीक है। जब 2 सरफेस एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके बीच में घर्षण लग रहा है। यानी कि इस तरीके की चार्जिंग में जब हम एक अनचार्ज बॉडी को, है ना, चार्ज करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से, तो फ्रिक्शन करके।
यानी हम किन्हीं भी दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उन्हें जब आपस में रब करेंगे बाय रबिंग, है ना, रब करने से क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, है ना। तो हम जब दो अलग अलग बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन से क्या होगा, हमने क्या किया, वर्क किया। रब करना क्या हुआ, वर्क किया। किस तरह का वर्क एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी इन दोनों बॉडीज में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। अब इन दो बॉडीज, सपोज दैट ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है। जब दो बॉडीज को हमने रब किया, यानी एक्चुअल कांटेक्ट में लाया और जब उन्हें रब किया तो इन दोनों बॉडीज में से किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिया और किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यानी एक बॉडी का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरे बॉडी का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। इसका बहुत फेमस एक एग्जांपल है बच्चों कि जब हम एक सिल्क क्लॉथ से एक ग्लास रॉड को रगड़ते हैं, यानी जब उसको रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से गेन कर लेता है और ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि हम न्यूट्रल बॉडीज़ को, दो अलग अलग न्यूट्रल बॉडीज़ को एक दूसरे से रब करके, यानी एक्चुअल कांटेक्ट में ला करके, एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर के जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो करके बॉडीज में चार्ज एक्वायर हो रहा है तो इसे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। फिर से बच्चों, एक्चुअल कांटेक्ट में आने के वजह से बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये एक मेथड हुआ जिसमें हमने बॉडीज को चार्ज किया, न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज किया, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, हाउ कैन वी चेक whether a body is charged or not। भाई देखिए, मैंने तो कह दिया कि हमने दो बॉडीज को रब किया, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज, यानी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, दूसरे ने लूज कर दिए। भाई मैंने कहा, आपने सुन लिया, इसका प्रूफ कहाँ है? कोई यदि पूछ दे कि आप इसे प्रूफ कीजिए कि मैं कैसे मानूं कि बॉडी चार्ज हुए हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन वही है, हाउ कैन वी चेक वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा एक क्यूट सा डिवाइस होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, है ना। तो हम किसी भी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के मदद से किसी बॉडी के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, ठीक है। तो बाय यूजिंग अ सिंपल डिवाइस इलेक्ट्रोस्कोप। अब आइए थोड़ा इलेक्ट्रोस्कोप को देख लेते हैं वो कैसा होता है, किस तरह। ठीक है, ये एक डिवाइस है, देखिए इसके टॉप में एक ब्रास डिस्क दिख रहा होगा आपको, फिर ये ब्रास रॉड है और यहाँ पर दो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं। बच्चों, ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पहले आप इसे समझ लीजिए ध्यान से। ये डिवाइस काम करता है रिपल्सन बिटवीन चार्जेज, ठीक है। रिपल्सिव नेचर ऑफ चार्जेज के बेसिस पे ये डिवाइस काम करता है। मतलब देखिए, इनिशियली ये जो दोनों आपको गोल्ड लीव्स दिख रहे हैं, ये गोल्ड लीव्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड दिखते हैं, ठीक है बच्चों। माना कि हमने ए और बी को रब किया था, है ना। ये ग्लास है सपोज की दैट, और ये सिल्क है। तो इसमें से किसी एक को भी हमने सपोज कि ए को उठा करके, जो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हुआ था बाय रबिंग, और सिल्क निगेटिवली चार्ज हुआ था क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। अब इस ग्लास को हम उठा करके यहाँ रखते हैं, जिसे हमें चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है कि नहीं है ना, इसमें चार्ज है कि नहीं। तो इस बॉडी ए को हम उठा करके जब यहाँ रखेंगे, जैसे ही हम बॉडी ए को यहाँ उठा करके रखेंगे, चूंकि बॉडी ए में चार्ज थे, वो चार्जेज इस कंडक्टिंग ब्रास डिस्क के थ्रू, क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करा देगा। चार्ज यहाँ से फ्लो होता हुआ इस डिस्क से फ्लो होता हुआ, इस ब्रास रॉड से फ्लो होता हुआ इन दोनों गोल्ड लीव्स में आ जाएगा। अब चूंकि उस पर बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों ही लीव्स पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी सेम काइंड ऑफ चार्ज। अगर हम बी को यहाँ लाए होते तो बी निगेटिवली चार्ज था, तो दोनों लीव्स पे क्या आ जाता, निगेटिव चार्ज आ जाता। दोनों ही कंडीशन में, या तो हम ए को टेस्ट करते या बी को टेस्ट करते, दोनों ही कंडीशन में ये दोनों लीव्स पर सेम काइंड ऑफ चार्ज आ जाता, जिस कारण से ये दोनों लीव्स के बीच में रिपल्सन लगने लगता, और रिपल्सन के फलस्वरूप थोड़ी देर में
इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होकर के ऐसे रिपल्सन की वजह से ये दोनों जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टेट में ओरिजिनली या इनिशियली लीव्स कैसे थे, ऐसे थे, है ना। जब उनमें चार्ज मिला तो लीव्स फैल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर रखने पर अगर गोल्ड लीव्स या एल्युमिनियम लीव्स भी बहुत जगह यूज होते हैं, वो फैल जाते हैं, उनमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी बॉडी के ऊपर में चार्ज है कि नहीं ये हमें बताता है, एक छोटा सा डिवाइस है। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि मैंने तो कहा कि किसी भी दो बॉडीज को आपस में रब करने से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, न्यूट्रल बॉडीज को हम चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे चार्जिंग बाय व्हाट, तो बाय फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि किन तरह की बॉडीज को हम फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बच्चों, सभी सेक्शंस में मैं जानता हूं कि आपने पढ़ रखा होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन, बट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है जो हम नहीं पढ़ते हैं। हम ये तो पढ़ लेते हैं एनी बॉडी करके, है ना, लेकिन एनी बॉडी में बॉडीज कई तरह के हो सकते हैं। मटेरियल्स कंडक्टर हो सकते हैं, मटेरियल्स सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, मटेरियल्स डाइइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर हो सकते हैं, है ना। तो हम किस तरह की बॉडी की बात कर रहे हैं? क्या हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, या सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम मिस कर जाते हैं, और यहीं पर हमसे चूक होती है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने एक सवाल लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चार्ज मेटल्स बाय फ्रिक्शन व्हाइल नॉन मेटल्स कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, ये देखिए, नॉन मेटल्स कैन बी चार्ज्ड इजीली। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो मेटल बॉडीज को, ठीक है, आपस में रब करने से, दो मेटल बॉडीज को आपस में रब करके, दो न्यूट्रल मेटल बॉडीज को क्यों नहीं चार्ज किया जा सकता है आसानी से? ये डिफिकल्ट क्यों है? तो बच्चों आइए हम इस सवाल का जवाब समझते हैं। बच्चों, एक मेटल में हमेशा हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल एटम्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, ये हमेशा रैंडम मोशन शो करते हैं, ये वहाँ यहाँ वहाँ कहीं भी भाग सकते हैं। जैसे ही हम किसी मेटल सरफेस को रब करते हैं किसी भी दूसरे मटेरियल से, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जरूर होता है, जैसा हर केस में होता है, जरूर होता है। मेटल्स में भी ऐसा होता है, मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो सकता है जब हम उसे रब करेंगे या फ्रिक्शन से हम उसके साथ में किसी दूसरी बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज मेटल सरफेस के ऊपर में जमा होगा वो एक जगह कभी लोकलाइज्ड नहीं रह सकता, वो स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि मेटल्स में हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल पर मौजूद जो भी चार्ज आप रबिंग के द्वारा या फ्रिक्शन से जो भी चार्ज इंपोज कर रहे हैं, वो चार्ज तुरंत ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो चार्ज को तुरंत डिस्पर्ज कर दिया जाएगा थ्रू आउट द मेटल बॉडी, क्योंकि मेटल में चार्जेज हमेशा मूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम एक फिगर से समझ लें इसे। माना कि ये एक मेटल प्लेट है, इसे हम किसी सिल्क क्लॉथ से मान लीजिए रब कर रहे हैं। ठीक है, रब करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जन्म गया। तो ये बहुत ही कम समय के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ जन्मेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या कोई भी तरह का चार्ज मेटल पे किसी एक जगह पे कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास हर जगह क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, ये तुरंत ही इस चार्जेस को क्या कर देंगे, देखिए खत्म कर देंगे। उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। सिमिलरली अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे प्रोवाइड कर दें, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दें, तो ये निगेटिव चार्ज भी क्या होगा, मेटल की पूरी बॉडी में फ्लो कर सकता है ना। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहीं भी फ्लो कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेटल्स को अगर हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करने की कोशिश करें, है ना, तो उस पर दिया गया किसी भी तरह का चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, किसी भी तरह का चार्ज हो, वो पूरी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए गए चार्ज को पूरी तरह डिस्पर्ज कर देंगे, पूरी तरह फैला देंगे, तो आपको चार्ज देखने को कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी मेटल से चार्ज लीक कर जाता है, चार्ज आसानी से मेटल के पूरे बॉडी में फ्लो कर जाता है। तो क्या मेटल्स को फ्रिक्शन से चार्ज किया ही नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है बच्चों, मेटल्स को भी फ्रिक्शन से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लीस्ट एक्सटेंट में, बहुत ही लीस्ट एक्सटेंट में। ठीक है, लीस्ट एक्सटेंट में भी तब सिर्फ तभी जब मेटल किसी इंसुलेटेड बॉडी पर रखा गया हो। ठीक है, मेटल किसी भी तरह से ग्राउंड से नहीं सटा होना चाहिए, किसी भी तरह से किसी कंडक्टिंग मटेरियल से नहीं सटा होना चाहिए। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के कांटेक्ट में अगर मेटल आता है तो तुरंत ही वो अपना चार्ज डीलोकलाइज कर देगा, क्योंकि मेटल्स में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को पूरी तरह से फैला देते हैं। जितनी दूर हो सके उतनी दूर वो चले जाते हैं, पूरी तरह से बॉडी में डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो आपका चार्ज गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पर चार्ज हुआ। ठीक उसके अपोजिट अगर हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, इस ग्लास रॉड में सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करते हैं उसको, है ना, तो जिस एंड पे रब किया जा रहा है उस एंड पे माना कि ग्लास रॉड पे कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो उसके पॉजिटिव चार्ज देखिए कहीं और नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ग्लास में जो एटम्स होते हैं, ग्लास एटम्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो उस पॉजिटिव चार्ज को आकर के न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, इसलिए परमानेंट चार्ज एक्वायर हो जाता है नॉन मेटल्स के ऊपर में। तो नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह मूव कर सकते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ नहीं होता है इंसुलेटर्स में, जिस कारण से इंसुलेटर में जो भी चार्ज जन्म रहे हैं, किसी भी तरह का जो चार्ज इंसुलेटर में जन्म रहा है फ्रिक्शन करके, जिस पोर्शन में हम रब कर रहे हैं, जिस पोर्शन में फ्रिक्शन हो रहा है, उस पोर्शन में जन्मे हुए चार्ज को कोई अदर चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर जो न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए बच्चों वो चार्ज हमेशा के लिए परमानेंटली उस पर स्टोर हो जाता है, यानी उस पर जमा हो जाता है। ठीक है, वो परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसके विपरीत मेटल्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज को पूरी तरह से डीलोकलाइज कर देते हैं, चार्ज को हर जगह फैला देते हैं, एक जगह जमा नहीं होने देते, और इससे पता भी नहीं चलता कि वो बॉडी चार्ज हुआ या नहीं चार्ज हुआ। तो मेटल्स को भी बहुत ही लिटिल एक्सटेंट तक चार्ज किया जा सकता है, सिर्फ तभी जब उन्हें इंसुलेटेड मटेरियल पर रखा जाए और काफ़ी लंबे समय तक हमें उन्हें चार्ज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला टॉपिक आपका, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का पहला तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने इसमें समझा कि हम फ्रिक्शन से नॉन मेटल्स को चार्ज करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फ्रिक्शनल मेथड से, फ्रिक्शन के मेथड से हम मेटल्स को चार्ज करना प्रीफर नहीं करते हैं। आप उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में खुद से लिखें, क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसे खुद से लिखने की आदत डालें। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है बच्चों, तो हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है बच्चों, हम फिर से एक अनचार्ज बॉडी को लेंगे, है ना, और उसे कंडक्शन के माध्यम से, बाय द मीन्स ऑफ कंडक्शन, उसे चार्ज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए बच्चों, मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जरा हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है चार्जिंग बाय कंडक्शन में, चार्जिंग बाय कंडक्शन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो कंडक्शन भी फ्रिक्शन के जैसा ही है, पूरी तरह फ्रिक्शन तो नहीं है कंडक्शन, लेकिन यहां पर भी बॉडीज के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के केस में था कि फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? बॉडीज को एक्चुअल कांटेक्ट में लाना पड़ता था। यहां पर भी हमें बॉडीज को चार्ज करने के लिए कंडक्शन के द्वारा हमें उन्हें एक्चुअल कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी हम
किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे हैं ना, तो ये बात जाननी बहुत जरूरी होती है कि किन तरह की बॉडीज को हम किस मोड ऑफ चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं, मतलब किस मेथड से हम किस तरह की बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक ही मेथड हर तरह के बॉडीज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रिक्शन में, क्या हमने पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हम फ्रिक्शन से नॉन मेटल्स को या डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स को, है ना, नॉन मेटल्स या डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स को हम आसानी से चार्ज नहीं कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरे मेथड में ये बताना बहुत जरूरी है कि हम कंडक्शन से किन तरह के मटेरियल्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी मींस मेटल्स, ठीक है, अगर मेटल्स हैं या कंडक्टर्स हैं तो उन्हें हम चार्ज कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के मेथड से। ठीक है, आइए बच्चों जरा मैं इसे एग्जांपल से दिखाता हूं। देखिए, हमने एक मेटेलिक स्फीयर लिया, इसका नाम रख देता सपोज दैट ए, ये एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है। इस मेटेलिक स्फीयर को आपको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखना है। ठीक है, इंसुलेटेड स्टैंड क्यों बच्चों, आप जान लीजिए इस चीज को कि मेटल्स जो हैं उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत बार यूज हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जरा उसे भी समझ लीजिए। वैसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो बहुत कम एनर्जी लेकर के ही, जिन्हें बहुत कम एनर्जी की जरूरत है अपने ऑर्बिट से यानी अपने वैलेंस शेल से बाहर निकल जाने में। ठीक है, तो जो अपने कंडक्शन ऑर्बिट से या अपने वैलेंस शेल से बहुत कम एनर्जी लेकर के एटम्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं, अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाते हैं और मोशन शो करने के लिए फ्री होते हैं। वो रैंडम मोशन भी शो करते रहते हैं हमेशा, रूम टेम्परेचर पर हर फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स में रैंडम मोशन शो करता रहता है। ठीक है, वो मूव करते रहते हैं, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज, स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के सी में। आप इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र इमेजिन कीजिए जिसमें बीच बीच में पॉजिटिव चार्जेस रखे गए हैं। इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझ सकते हैं कि वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत कम एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाते हैं और मोबाइल होते हैं, वो हर जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बार बार यूज करूंगा इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो बच्चों अब एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर लिया हमने, एक मेटेलिक स्फीयर है ए जो कि अनचार्ज है और इसे इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टैंड इंसुलेटिंग नहीं होगा तो ये अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ भी बच्चों याद रखना, अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, अर्थ भी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो हमेशा इसे याद रखना। अर्थ में चार्जेस आ भी सकते हैं और अर्थ से चार्जेस जा भी सकते हैं बॉडी में। अर्थ बॉडी को चार्जेस सप्लाई भी कर सकता है और अर्थ किसी बॉडी का चार्जेस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, बस वहां पर कंडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्जेस का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक फ्लो विथ द मींस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के द्वारा। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चार्जेस के फ्लो को हम कंडक्शन कहते हैं, कंडक्शन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो कंडक्शन को ग्राउंड में जाने से रोकने के लिए बॉडी ए को, क्योंकि हमें चार्ज करना है ना, ए का चार्ज गायब तो करना नहीं है, ए पर चार्ज लाना है। ये एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है बच्चों, इसका मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसलिए हम उसे नहीं दिखा रहे यहाँ पर। ठीक है, अब एक चार्ज बॉडी हम लेते हैं। अब बी पहले से चार्ज एक मेटेलिक स्फीयर है, ए भी एक मेटेलिक स्फीयर है, बी भी एक मेटेलिक स्फीयर है, ए अनचार्ज है और बी पहले से चार्ज है। सपोज दैट कि बी पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। ठीक है, तो बी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। ठीक, जब तक ये बॉडीज एक दूसरे से दूर हैं कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे
तो इंसुलेटिंग स्टैंड हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, आप जान लीजिएगा, चार्जेस को ग्राउंड में लीक होने से रोकने के लिए, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, बॉडी ए को चार्ज करना है ना। एक अनचार्ज बॉडी है, कंडक्शन के मेथड से हम उसे चार्ज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए चार्ज उस पर रहना चाहिए, ठीक है। चार्ज अगर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, बॉडी भी कंडक्टर है और अर्थ में अगर वो टकराता है या सट जाता है तो अर्थ भी कंडक्टर है, तो सारा चार्ज क्या होगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। उसी को रोकने के लिए हम इंसुलेटिंग स्टैंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, तो चार्जेज को वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखिए चार्जेस दोनों ही स्फीयर पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं चार्जेस दोनों स्फीयर में बट गए, है ना। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है बच्चों, यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, इन पर जो चार्ज आ रहे हैं ये इनके सरफेस पे ही आएंगे या थ्रू आउट द बॉडी ये चार्ज रहेगा, ये चार्ज कहाँ रहेगा, ठीक है। जब हमने कंडक्शन से मेटल्स को चार्ज किया, एक स्फेरिकल बॉल पहले से चार्ज था और एक अनचार्ज बॉल को जब हमने सटाया, जब उसे कंडक्शन हुआ, चार्जेस से क्या हुआ, कंडक्शन, क्योंकि चार्जेस कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या करता है, आगे भेज देता है ना, उसे ट्रांसफर करता है, तो चार्ज तो ट्रांसफर हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये चार्जेज कहां पर रिसाइड करेंगे, कहां पर देखे जाएंगे या कहां पाए जाएंगे, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज भी हम यहाँ पर इस पे इंपार्ट कर सकते थे, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कहाँ रिसाइड करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किसी मेटल में, ठीक है। इसी से रिलेटेड देखिए मैंने वहां पर क्वेश्चन लिख रखा है, why charges resides only on the surface of metallic spheres। तो ये क्वेश्चन ही मेरे क्वेश्चन को काउंटर करता है। मेरा क्वेश्चन था कि चार्जेज कहां पर पाए जाएंगे, किसी मेटेलिक, सिर्फ स्फीयर वहां पर मैंने लिखा है, किसी मेटेलिक बॉडी पर, किसी भी मेटेलिक बॉडी पर चार्जेज सिर्फ उसके सरफेस पर ही पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर चार्जेज नहीं रहते हैं, ठीक है। चार्जेज उसके सरफेस पर रहेंगे हमेशा, किसी भी मेटेलिक बॉडी के, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है ऐसा क्यों, तो देखिए मैंने क्या लिखा है वहां पर, द चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव under its own repulsion spread over the conductor, that is charge can move easily in conductors, so they move as far as they can in order to reduce repulsion। स्पष्ट है, आंसर एकदम क्लियर है कि भाई चार्जेज जो हैं, जो भी चार्ज इंपार्ट कीजिएगा आप यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू, आप इस अनचार्ज बॉडी को पे पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा डाल रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज डालते हैं, ठीक है। हम जानते हैं ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो चार्जेस जब किसी मेटेलिक सरफेस पे जाते हैं तो मेटेलिक सरफेस में उनके चार्जेस के बीच में क्या होने लगता है, आपस में रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। अब चार्जेस रिपल्सन को कम करने के लिए, उस रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ चार्जेस का मूवमेंट तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेज का मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या होता है, चार्जेज को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो भी चार्ज हम अनचार्ज बॉडी पर डाल रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो पूरे के पूरे बॉडी में जितनी दूर हो सके एक दूसरे से उतनी दूर जाना पसंद करेगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज, ठीक है बच्चों। तो रिपल्सन को रिड्यूस करने के लिए वो जितनी दूर हो सके उतनी दूर चला जाएगा। अब वो कितनी दूर जा सकता है, तो पूरे बॉडी, मेटेलिक बॉडी के से जाते जाते सारी दूरी तय करता हुआ वो कहां पहुंचा, सरफेस पे, ठीक है। अभी भी एक सवाल यहाँ पर उठता है बच्चों, देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनको समझिएगा। बहुत जब मैं छोटा था, मैं 12th क्लास में था, तो मैं सोचता था कंडक्शन से या किसी मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, ये सोच ही गलत है। हर मेथड एक पर्टिकुलर बॉडीज को, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लास ऑफ मटेरियल को चार्ज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्शन में अब हम देखेंगे एक और सवाल यहाँ उठ रहा है कि सर आपने कहा कि हमने किसी अनचार्ज मेटेलिक बॉडी पर चार्ज इंपार्ट किया बाय कंडक्शन, ठीक है। तो चार्जेज बॉडी के अंदर कहीं नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, क्योंकि भाई वो पूरे के पूरे बॉडी पर हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्जेस को मूव करने का, मूवमेंट को अलाउ करते हैं।
अब चार्जेस का मूवमेंट अगर कंडक्टर में अलाउड है तो रिपल, चूंकि लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। हमने जो चार्ज दिया है वो एक ही जाति का है। अब उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए वे लोग एक दूसरे से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो चार्जेस फिर सरफेस पे भी क्यों है, सरफेस से भी और आगे क्यों नहीं चले जा रहे? सरफेस से ही बाहर चला जाना चाहिए। सही है, ऑब्वियस है, क्योंकि सरफेस से बाहर क्या है, एयर है। एयर भी मैटर है, मटेरियल है ना। एयर भी एक तरह का मैटर का एक फॉर्म है। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसमें भी तो पार्टिकल्स हैं, उसमें भी तो कैटायंस एनायंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो क्यों नहीं वो मेटेलिक बॉडी से उठ करके वो दूर जाना था ना, उन्हें रिपल्सन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें दूर जाना है। तो क्यों नहीं वो इतनी दूर और दूर चले जाते हैं, वो मेटल के सरफेस को छोड़ करके एयर में लीक क्यों नहीं कर जाते हैं, वो एयर में क्यों नहीं चले जाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है बच्चों। अब यहां पर आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पहले बच्चों मैं चाहता हूं आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यही था हमारा मेटेलिक स्फीयर ए, है ना, जिसे हमने अभी अभी चार्ज किया। अब ये चार्ज एयर में क्यों नहीं चले जाते हैं? देखिए इसके चारों तरफ एयर पार्टिकल्स होंगे। देखिए हम एयर पार्टिकल्स को भी यहाँ दिखा रहा हूं मैं। देखिए एयर पार्टिकल्स होंगे, एयर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, और उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये एयर पार्टिकल्स हैं, एयर, एटम्स ऑफ एयर। एयर के एटम्स हैं, आप देख सकते हैं एयर के एटम्स हैं ये। ठीक है बच्चों, यहां पर होता यह है कि एयर नन मेटल से मिलकर बने हैं। ठीक है, उनके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फोर्स इसको काउंटर नहीं कर पाता। ठीक है, इसका मतलब अगर एयर के इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से मजबूती से बॉन्डेड नहीं होते, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, तो ये लीक करके यहां पर आ जाते और ये पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर। एक टर्म है, आप आगे पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम पोटेंशियल में जाएंगे, पोटेंशियल टॉपिक को डील करेंगे, तब हम वहां पर देखेंगे एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत हाई होता है। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब आप समझ लीजिए इसको, अभी सिर्फ इतना समझिए कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। डिस्चार्ज आप नहीं कर सकते हैं, एयर से चार्ज को निकालना, चार्ज को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसलिए चार्जेस सरफेस से फिर आगे एयर में लीक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर एयर का ब्रेक डाउन वोल्टेज या एयर का चार्ज जो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है, हो सकता था, तो फिर उस कंडीशन में ये चार्जेस डिसअपियर होते और सारा चार्ज उड़ करके चला जाता एयर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये चार्जेस सबसे ज्यादा कितनी दूरी तक आ सकते हैं? तो किसी भी मेटेलिक सरफेस पर जब चार्ज इंपार्ट किया जाता है किसी भी मीन्स से, चाहे इंडक्शन से हो चाहे कंडक्शन से हो, किसी भी मीडियम से हो, ठीक है, जब उस पर हम चार्जेज इंपार्ट करते हैं तो वे चार्जेज हमेशा मेटल के सरफेस तक भाग सकते हैं, सरफेस तक ही जा सकते हैं। मेटल सरफेस को पार करके एयर में भी वो लीक कर सकेंगे तब जब चार्ज की इतनी क्वांटिटी हो जाए कि वो एयर के ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस कर दे। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ गए कि चार्जेज कितनी दूरी तक अलाउड है मेटल के सरफेस तक, और सरफेस के बाहर क्या है? एयर। और एयर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में चार्जेस का मोशन मूवमेंट अलाउड नहीं है, जिस कारण से इंसुलेटर्स में वो फिर फ्लो नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जा सकते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, इसीलिए मेटेलिक बॉडी, मेटल में कोई भी चार्ज जो दिया जाएगा वो उसके सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और सवाल यहां उठता है, ठीक है, कि अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से, फिगर से हम इसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों सवाल ये उठता है कि एक चार्ज बॉडी है ए, एक बॉडी ए है, अनचार्ज बॉडी है, और दूसरा बॉडी बी है। ठीक है, ये दोनों मेटेलिक स्फीयर्स हैं, ए और बी दो अलग अलग मेटेलिक स्फीयर्स हैं।
ठीक है, बी चार्ज स्फीयर है और ए अनचार्ज स्फीयर है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो बाई कंडक्शन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस बॉडी पर ज्यादा चार्ज आएगा, ये चार्ज बढ़ता कैसे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल यहाँ ये उठता है, देखिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग स्फीयर्स लिए हैं, ठीक, एक अनचार्ज स्फीयर ए और एक स्फीयर बी है जो कि चार्ज है। ठीक है, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि बी बड़े रेडियस वाला स्फीयर है और ए का रेडियस छोटा है। ठीक है, यानी बी के पास एक लार्जर सरफेस एरिया होगा और ए के पास छोटा सरफेस एरिया होगा। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो सब अब इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा तीनों पार्ट इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इन दोनों में से, ठीक है, जब हम कंडक्शन कराएंगे यानी जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो कौन सा बॉडी ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, यानी किसके सरफेस पे ज्यादा चार्ज जमा होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसे याद रखिएगा हमेशा कि द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ मेटेलिक बॉडी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The charge acquired on the surface of a metallic body is directly proportional to its surface area. किसी भी मेटेलिक बॉडी पर कितना चार्ज आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके उस मेटेलिक बॉडी के सरफेस एरिया पे। यानी अगर किसी बॉडी का एरिया ज्यादा है तो उस बॉडी पर ज्यादा चार्ज एक्वायर होगा और किसी बॉडी का एरिया कम है तो उस पर कम चार्ज एक्वायर होगा। ऐसा क्यों बच्चों? अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही फैक्ट है, आप याद रखिएगा, चार्जेस स्प्रेड क्यों हो रहे हैं? टू मिनिमाइज देयर रिपल्सन, है ना। चार्जेज अपने बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ज्यादा चार्जेज एक्वायर कहां हो पाएंगे, कहां ज्यादा चार्जेज जमा हो पाएंगे? जहां उन्हें दूर जाने के लिए, उन्हें फैलने के लिए एक ज्यादा एरिया मिले। तो चार्जेज को फैलने के लिए जितना ज्यादा एरिया मिलेगा, चार्जेज उतना कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे और उतनी अच्छी तरह से सरफेस को एक्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए जब यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जब दोनों का कंडक्शन होगा, जब दोनों को हम माना कि हमने दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में ला दिया, तो ए पर जो चार्ज होंगे, ए पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब ए और बी के बीच में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इवन नहीं होगा। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। बी पर ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे, बी पर ज्यादा चार्ज रहेगा और ए पर कम चार्ज रहेगा। कारण आप समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा नहीं सोच लेना है हमेशा कि बस हाफ हाफ हो गया, आधा आधा बट गया, है ना, इसमें आधा रह गया, इसमें आधा चार्ज चला गया। ऐसा नहीं होता है हर केस में। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा चार्ज का? तो देखिए मैंने क्या कहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्शन के द्वारा, है ना, कि द डिस्ट्रीब्यूशन of charge above the surface of a metallic conductor is directly proportional to its surface area। ठीक है, तो अब बराबर बराबर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है कंडक्शन में? तो कंडक्शन में चार्जेस का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तभी होगा जब दोनों ही कंडक्टर्स का सरफेस एरिया बराबर होगा। अगर सरफेस एरिया बराबर है तो दोनों में चार्जेस इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और सरफेस एरिया अगर इवन नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो उस केस में कभी भी बराबर अमाउंट में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था कंडक्शन से रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ए ने कम चार्ज एक्वायर किया, बी ने ज्यादा। इसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि चार्जेस को फैलना रहता है रिपल्सन को कम करने के लिए, इसलिए जितनी ज्यादा एरिया मिलेगी उतने अच्छे से वो फैल सकेंगे। ठीक है, और रिपल्सन को भी मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें देखिए हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कंडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, है ना, कि ये चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है, किसी मेटेलिक कंडक्टर्स के बीच में जो चार्ज का ट्रांसफर होता है बाय एक्चुअल कांटेक्ट, ये डेफिनेशन थी चार्जिंग बाय कंडक्शन का। उसके बाद में क्वेश्चन था कि सिर्फ हम मेटल्स को ही क्यों कर सकते हैं, है ना, कंडक्शन सिर्फ मेटल्स में किस तरह के मटेरियल को हम चार्जिंग बाय कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था कि चार्जेस मेटल्स के ऊपर में सिर्फ उसके सरफेस पे क्यों दिखते हैं। अगर माना कि हमने मेटल के अंदर में कोई कुछ चार्ज रख दिया तो वो चार्ज कहाँ रहेगा, क्या वहीं रह जाएगा?
तो हमने ये भी पढ़ लिया कि मेटल्स में चार्ज लोकलाइज नहीं होते हैं, चार्जेज स्थिर नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से डीलोकलाइज होते हैं अबव द सरफेस। वो कहां तक फ्लो करेगा, वो सरफेस तक चला जाएगा ताकि रिपल्सन को मिनिमम कर सके, और वहां पर चार्जेस को फ्लो करना अलाउ होता है, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.